अरविंद केजरीवाल की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकारों में से एक है, या कहें कि भ्रष्ट सरकारों में सबसे पहले नंबर पर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने स्कूल्स को बेहतर बनाने के नाम पर सैकड़ों करोड़ का घोटाला कर डाला। हद तो तब हो गई जब केजरीवाल ने स्कूल्स में शौचालय बनवाए, लेकिन कागजों में उसे क्लासरूम बता दिया। दिल्ली के विजिलेंस विभाग ने केजरीवाल सरकार के इस घोटाले का पर्दाफाश किया तो हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी बीजेपी और कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। विजिलेंस विभाग का कहना है कि केजरीवाल की सरकार ने क्लासरूम बनाने के नाम पर 1300 करोड़ का घोटाला किया और इस घोटाले को अंजाम देने के लिए टेंडर निकाले बगैर ही सैकड़ों करोड़ का ठेका दे डाला। विजिलेंस विभाग का कहना है कि दिल्ली के 193 सरकारी स्कूल्स में 2405 क्लासरूम्स बनाने के दौरान केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया। 1300 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी गई और रिपोर्ट में विजिलेंस विभाग ने घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की थी और अरविंद केजरीवाल ने पीडब्ल्यूडी को दिल्ली के 193 सरकारी स्कूल्स में 2405 एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाने का निर्देश दिया था। विजिलेंस ने क्लासरूम बनाने की जरूरत का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया और इसके आधार पर 194 स्कूल्स में 7180 इक्विवेलेंट क्लासरूम बनाए जाने का अनुमान लगाया, जो 2405 क्लासरूम के मुकाबले 3 गुना था। सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 की रिपोर्ट में पीडब्ल्यूडी के दिल्ली के सरकारी स्कूल में हुए भ्रष्टाचार को बताया। विभाग ने रिपोर्ट भेजकर विजिलेंस महानिदेशक से जवाब मांगा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस फाइल को 2.5 साल तक दबा कर रखा। इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल एक्शन में आए और उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देकर देरी की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा। एलजी को जो रिपोर्ट दी गई उसमें बताया गया कि टेंडर प्रोसेस में उलटफेर करने के लिए नियमों का उल्लंघन हुआ, साथ ही कई निजी लोगों का रोल भी उजागर किया। रिपोर्ट में कहा गया कि बेहतर सुविधाएं बढ़ाने के नाम पर 205 करोड़ 45 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए गए। गैर संवैधानिक एजेंसियां और व्यक्ति जैसे मेसर्स बब्बर एंड बब्बर एसोसिएट्स एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे थे और अधिकारियों के लिए नियम और शर्तें बना रहे थे और केजरीवाल का पूरा प्रशासन इन नियमों का पालन करवा रहा था। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी को क्लासरूम कंस्ट्रक्शन में भ्रष्टाचार को और लागत बढ़ाने की शिकायत मिली थी। बेहतर सुविधाओं के नाम पर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 90% तक बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने बिना टेंडर के 500 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी थी। साथ ही कहा गया कि जीएफआर सीपीडब्ल्यूडी वर्क्स मैनुअल का जमकर उल्लंघन करते हुए घटिया क्वालिटी का अधूरा काम किया। प्रोजेक्ट के लिए 989 करोड़ 26 लाख रुपए दिए गए, जबकि टेंडर वैल्यू 860 करोड़ 63 लाख रुपए की थी। प्रोजेक्ट में कुल 1315 करोड़ 57 लाख रुपए खर्च हुए। कोई नया टेंडर दिए बिना एक्स्ट्रा काम किया जा रहा था। इससे कॉस्ट 326 करोड़ 25 लाख रुपए हो गई, जो टेंडर के लिए सैंक्शन अमाउंट से 53% ज्यादा है। दिल्ली सरकार ने इन टॉयलेट्स को क्लासरूम बताया और 141 स्कूल्स में केवल 4027 क्लासरूम्स बनवाए। केजरीवाल के लिए सिर्फ शराब घोटाले का ही फंदा नहीं है, बल्कि ऐसे कई फंदे सीबीआई और ईडी ने तैयार कर रखे हैं जिसमें बारी बारी से उन्हें और उनकी सरकार को फंसना है। असल में जितने तरह के विभाग दिल्ली में हैं, लगभग हर कहीं घोटाले का जाल है, जिसमें अब वे एक एक कर खुद फंसते जा रहे हैं। शराब घोटाला तो करीब 2000 करोड़ का माना जा रहा है, लेकिन इस हिसाब से जिसे महा घोटाला कहा जा सकता है वह है लो फ्लोर बस खरीद का घोटाला। बीजेपी का कहना है कि ये घोटाला करीब 5000 करोड़ का है और इस हिसाब से ये केजरीवाल सरकार का सबसे बड़ा घोटाला है। एलजीबी के सक्सेना ने इस घोटाले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया। घोटाले का पर्दाफाश किसी दूसरे ने नहीं बल्कि दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के मुख्य सचिव ने किया। अपने पत्र में उन्होंने दिल्ली के परिवहन मंत्री पर टेंडर खरीद और दिल्ली इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांजिट सिस्टम समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हालांकि शिकायत के बाद बस खरीद का टेंडर रद्द कर दिया गया। आम आदमी पार्टी ने सीबीआई जांच की सिफारिश को लेकर कहा कि एलजी खुद भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। ध्यान हटाने के लिए वे ऐसे काम कर रहे हैं। अब तक केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ हुई जांचों का कोई परिणाम नहीं निकला और अब वे चौथे मंत्री को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पहले अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि ये बसें कभी नहीं खरीदी गई, टेंडर रद्द कर दिए गए। दिल्ली को और ज्यादा पढ़े लिखे एलजी की जरूरत है।
इस आदमी को पता नहीं है कि वो किस पर साइन कर रहा है। भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 1000 लो फ्लोर बसेस की खरीद और उनके रखरखाव में 5000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मेंटेनेंस का ठेका भी बस सप्लाई करने वाली कंपनी को ही दे दिया गया है, जो गलत है। बसों के सड़कों पर उतरते ही मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी लागू हो जाएगा, जबकि बसों की 3 साल की वारंटी होनी चाहिए। इस दौरान गड़बड़ियां आने पर मेंटेनेंस के लिए एक भी पैसा नहीं देने होते हैं। तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर 3 सदस्यीय समिति ने एक रिपोर्ट पेश की थी। समिति ने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट में खामियां पाई थी और इसे खत्म करने की सिफारिश की थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच लंबे अरसे से तकरार जारी है। अब शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें बुला रही है। फिलहाल ईडी के सामने वे पेश नहीं हो रहे, लेकिन एक दिन वह भी आएगा जब ईडी के सामने उन्हें पेश होना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के मतदान के दिन से ही टीएस सिंहदेव के रंग ढंग बदले बदले नजर आने लगे और अब उन्होंने सीधा सीएम पर अपना दावा ठोककर भूपेश बघेल की धड़कनें बढ़ा दी। हालांकि चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं, लेकिन उसके पहले ही टीएस सिंहदेव ने अपनी बिसात बिछा दी। तर्क ये कि उनका आखिरी चुनाव है और उन्होंने जो नहीं कहा वो ये कि भूपेश बघेल इतने घोटालों में फंस चुके हैं, उन्हें जांच एजेंसियां गिरफ्तार भी कर सकती हैं और टीएस सिंहदेव की छवि साफ सुथरे नेता की है। इन दोनों में से ही चुनाव जीतने की सूरत में कांग्रेस को चुनना होगा। अगर इस बार भी सिंहदेव की अर्जी कांग्रेस ने ठुकराई तो फिर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि टीएस सिंहदेव ये साफ कह चुके हैं कि आगे वे चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये उनका अंतिम चुनाव था और अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बयान पर सियासत और तेज हो गई है। प्रदेश की 90 सीटों के लिए हुए मतदान का परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि उनके समर्थक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन इसका फैसला हाईकमान लेगा। टीएस सिंहदेव ने यह भी कहा कि पार्टी की ओर से उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करते रहेंगे, मगर चुनाव नहीं लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बेहतर काम किया है और 2/3 बहुमत के साथ प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी। मतदान के वक्त छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव के परिजनों ने टीएस बाबा को मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे काबिल बताया था और इसके बाद ही सरगर्मियां तेज हो गईं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए पार्टी ने कभी भी मेरा नाम आगे नहीं बढ़ाया था। हम एक साझा नेतृत्व के तहत लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। मैंने नहीं सुना कि मेरे नाम को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया। टीएस सिंहदेव ने मुख्यमंत्री पद के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि वे पहले नंबर पर तो नहीं, लेकिन दूसरे नंबर पर हैं। उन्होंने कहा कि एक टीम के कप्तान का चयन करने का विशेषाधिकार आला कमान का है। ये विशेषाधिकार है कि वो कप्तान का दायित्व किसे देते हैं, लेकिन टीम में रहकर कार्य करते रहेंगे। अगर जनता उन्हें चुनती है तो 5 वर्षों तक पूरे दिल से काम करेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता नारे लगाते रह गए, नीतीश कुमार नहीं कहते रह गए और चुपके चुपके प्लान बनाते रहे। अखिलेश यादव की पार्टी पोस्टर और बैनर लगाती रह गई, लेकिन ममता बनर्जी ने एक कदम आगे बढ़कर विपक्षी गठबंधन के पीएम फेस पर अपना दावा ठोक दिया। इसके पहले तक टीएमसी के नेता ही कभी कभार बयान दिया करते थे, लेकिन अब ममता बनर्जी ने खुद कह दिया। ममता बनर्जी के इस बयान के बाद सबसे ज्यादा खलबली कांग्रेस में मच गई, जो ये मानकर चल रही थी कि राहुल गांधी को ही विपक्षी गठबंधन का पीएम फेस बनाया जाएगा। लेकिन ममता ने पहले ही खुलकर अपना दावा कर दिया। ममता ने एक जनसभा में कहा कि हमें एक ही चीज चाहिए, हमारी जनता अच्छे से रहे, हमारा इंसान अच्छा रहे, हमारी अंतरात्मा अच्छी रहे। बंगाल मस्ट लीड इंडिया। बीजेपी पर प्रहार करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि एक तरफ जहां बंगाल सरकार काम करती है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार का फोकस सिर्फ विज्ञापन पर है। उन्होंने कहा कि हम काम करते हैं और वो प्रचार। अगर उन्होंने विज्ञापनों पर खर्च किया पैसा मजदूरों को दिया होता तो मनरेगा को लेकर हुए प्रदर्शन न हुए होते। हमने ऐसा कभी नहीं देखा। बीजेपी को नसीहत देते हुए ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आपको विज्ञापनों के जरिए थोड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी सरकार मजदूरों और सब्जी बेचने वालों की फिक्र करती है। मजदूर निर्माण कार्य करते हैं, लेकिन बिल्डिंग का काम पूरा होने के बाद कोई उनके बारे में नहीं सोचता। हम सोचते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं जो सब्जियां बेचते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने 34 साल तक
बंगाल में सीपीएम सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और अब उनका संघर्ष केंद्र सरकार के खिलाफ जारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों और गरीबों सहित पैसे की सभी ट्रांजैक्शंस रोक दी हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर चुनाव से पहले लोगों को बांटने का भी आरोप लगाया।